हेलो स्टूडेंट्स, मैं पवन कुमार आज आपको 7वीं कक्षा का समानता के बारे में फर्स्ट लेसन जो है समानता के बारे में बताऊंगा। जैसा कि पुस्तक में लिखा है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। आपने पिछले अध्याय में इसको पढ़ा है, पिछली कक्षा में भी इसको पढ़ा था। लोकतंत्र होती है जनता की खुद की अपनी सरकार। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। कक्षा 6 की पुस्तक में हमने लोकतंत्रीय सरकार के मुख्य तत्वों के बारे में पढ़ा था, जैसे लोगों की भागीदारी, सरकार में लोगों की भागीदारी, संघर्षों का शांतिपूर्ण समाधान, समानता और न्याय। समानता लोकतंत्र की मुख्य विशेषता है और इसकी कार्यप्रणाली के सभी पहलुओं को प्रभावित करता है। सरकार के जितने भी कार्यप्रणाली है उसमें वह समान रूप से इसको प्रभावित करती है। इस अध्याय में आप समानता के बारे में और अधिक जानेंगे। यह क्या है, लोकतंत्र के लिए यह आवश्यक क्यों है और भारत में सब समान है या नहीं, हम कांता कहानी में चर्चा करते हैं। इस पाठ के अंदर हम सभी बातों का अध्ययन करेंगे। भारत में सब समान है या नहीं, हम कांता कहानी में इसकी चर्चा करेंगे। जैसा कि पाठ में बताया है, चुनाव के दिन कांता अपनी दोस्त सुजाता वोट डालने की बारी का इंतजार कर रही है। जब वोट पड़ते हैं, इलेक्शन होता है, चुनाव होते हैं, तो उस समय चुनाव के दिन कांता और उसकी दोस्त वोट डालने की बारी का इंतजार कर रही हैं। लाइन लगती है, चाहे अमीर है, चाहे गरीब है, चाहे किसी झोपड़ी में रहने वाला है या महल के अंदर रहने वाला है, सबको लाइन में खड़ा अपनी बारी से वोट डालना पड़ता है। तो इस कहानी में यही बात बताई है कि ये एक काम करने वाली नौकर होती, घर पे काम करती किसी के, और वहां पर देखती है कि जिस घर में वह काम करती है उस घर का मालिक भी उनके पीछे लाइन में खड़ा हुआ है, वोट डालने के लिए खड़ा हुआ। पहले आप ये वोट डालती है खुद, फिर इसकी सहेली वोट डालती है और बाद में उसकी बारी जो आती है। तो इस बारे में यही बताया है कि वोट डालने का जो अधिकार है वह सबको समान है, चाहे वह गरीब है या अमीर है, चाहे किसी झोपड़ी में रहने वाला है या महल के अंदर रहने वाला है, देश का प्रधानमंत्री है या किसी घर पर नौकर काम करने वाला नौकर है, सभी को जो है लाइन में लग करके वोट डालना पड़ता है। तो इस कहानी में यही बताया गया है। अब आ गया, आप देखना इसके अंदर अगला टॉपिक हमारा है मताधिकार की समानता। मत माने वोट के अधिकार की क्या समानता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। कहानी का आरंभ कांता वोट देने की लाइन में खड़े होने से होता है। पुनः उस विभिन्न लोगों की ओर देखो जो आपके साथ लाइन में खड़े हैं। कांता अपने मालिक अशोक जैन को पहचान लेती है। जिस घर में वह काम करती है उस घर के मालिक जो अशोक जैन को वह पहचान लेती है और अपने पड़ोसी छोटेलाल को भी। भारत एक लोकतांत्रिक देश में सब वयस्कों को मत देने का अधिकार है। वयस्क होते हैं युवा जवान, जिसकी उम्र 18 साल से ऊपर हो गई है, वे सभी वयस्क युवा जवान होते हैं और उनको मत देने का अधिकार होता है। वोट डालने का अधिकार जो 18 साल से ऊपर के जितने भी युवा हैं, वयस्क हैं, जवान हैं, उनको वोट डालने का अधिकार प्राप्त है। चाहे उसका धर्म कोई भी हो, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, चाहे उसका कोई भी धर्म हो, शिक्षा का स्तर या जाति कुछ भी हो, चाहे वह अनपढ़ हो, चाहे वह पढ़ा लिखा हो, या उसकी जाति निम्न जाति का है, उच्च जाति का या मध्यम जाति का है, मत देने का अधिकार है। मत देने का अधिकार है, सॉरी ये गलत हो गया, यहाँ देखना। चाहे उसका धर्म कोई भी हो, शिक्षा का स्तर या जाति कुछ भी हो, वे गरीब हो या अमीर हो, चाहे वह गरीब हो चाहे अमीर हो। इसे जैसा कि आप पिछले वर्ष की पुस्तक में पढ़ चुके हैं, पिछले जो कक्षा में आपने पढ़ा था उस पुस्तक में पढ़ चुके हैं, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। सर्व माने सबको जो है वोट डालने का अधिकार के बारे में कहा गया है। सार्वभौमिक हमारा जो वोट डालने का अधिकार है सार्वभौमिक है, सबका अधिकार है और यह सभी लोकतंत्रों का आवश्यक पहलू भी है और जो लोकतांत्रिक देश है उसके अंदर यह जरूरी भी है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का विचार समानता के विचार पर आधारित है। यह जो अधिकार हमारे को प्राप्त है यह समानता की भावना पर आधारित है, क्योंकि यह घोषित करता है कि देश का हर वयस्क
स्त्री पुरुष, चाहे उसका आर्थिक स्तर या जाति कुछ भी हो, एक वोट का हकदार होता है। तो इसमें कहा यह घोषित करता है, जो यह अधिकार हमारे को प्राप्त है, यह घोषित करता है कि देश का हर वयस्क, वयस्क माने युवा, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, आर्थिक स्तर चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, या जाति चाहे निम्न हो या उच्च हो या मध्यम हो, कुछ भी क्यों न हो, एक वोट का हकदार होता है। ऊंची जाति वाले की वोट की यही कीमत होती है और निम्न जाति वाले वोट की भी यही कीमत होती है। अमीर की भी यही होती है, गरीब की यही होती है। कांता वोट देने के लिए बहुत उत्सुक है और यह देख कर बहुत खुश है कि वह अन्य सब के बराबर है। वह किसी घर में नौकरी करती है, किसी मकान मालिक के वहां नौकरी करती है और वह बड़ी खुश वह देखती है कि वह आज सबके बराबर में खड़ी होकर वोट डाल रही है, क्योंकि उन सब के पास भी एक ही वोट है, क्योंकि उसका मालिक भी एक वोट गिरता है और वो भी अपना एक वोट गिरती है। उसके वोट की भी कीमत और उसके वोट की भी कीमत बराबर होती है। परंतु जैसे जैसे दिन बीता जाता है, कांता के मन में समानता के वास्तविक अर्थ के बारे में शंका होने लगती है। जैसे जैसे दिन बीतता है और जो समानता जो वास्तविक अर्थ है उसके बारे में शंका होती है। कैसे? वह क्या बात है जिसे कांता के मन में शंक पैदा हो, उसमें क्या बात आई जो उसको शक पैदा हो उसके मन में? आओ उसके जीवन की दिनचर्या देखें। वह एक झोपड़पट्टी में रहती है और उसके क्या घर के पीछे एक नाला है, जो गंदा नाला होता है उसके घर के पीछे है। उसकी बेटी बीमार है, परंतु वह अपने काम से एक दिन भी छुट्टी नहीं ले सकती, क्योंकि उसे अपने मालिक से बच्चे के डॉक्टर के पास ले जाने के लिए पैसे उधार लेने हैं। घरेलू काम की नौकरी उसे थका देती है और अंततः उसके दिन की समाप्ति फिर लंबी लाइन में खड़े होकर होती है। लंबी लाइन में कैसे खड़ी होती है? सरकारी अस्पताल के सामने लगी है लाइन, जो सरकारी हॉस्पिटल होता है, सरकारी अस्पताल होता है, के सामने लगी है लाइन, उस लाइन से भिन्न है जिसमें वह सुबह लगी थी, क्योंकि इस लाइन में खड़े अधिकांश लोग गरीब हैं। तो वह क्या देखती है? सुबह जिस लाइन में लगी थी वोट डालने के लिए, अमीर और गरीब सभी व्यक्ति जो है उस लाइन में एक लाइन बनी हुई थी और अपनी बारी बारी से उसका वोट डाल रहे थे। और शाम को वह क्या देखती है? उसमें लाइन जो लगी होती है शाम को, उसमें अधिकांश गरीब लोग होते हैं। उसमें अधिकांश क्या होते हैं? जो सरकारी अस्पताल में सामने ये लाइन उस लाइन से भिन्न होती है, क्योंकि वह सुबह लगी थी, क्योंकि इस लाइन में खड़े अधिकांश लोग जो हैं गरीब होते हैं, गरीब व्यक्ति जो है इसमें। तो इस बात के लिए उसको शक पैदा हो गया। अब आगे देखिए, अन्य प्रकार की असमानताएं। अन्य प्रकार की असमानताएं में कांता उस बहुत से लोगों में से एक है, बहुत सारे लोगों में से एक है जो भारतीय लोकतंत्र में रहते हैं, जो लोकतांत्रिक देश है उसमें रहते हैं और अपने मताधिकार प्राप्त है, और जिन्हें भी वह मत को भी उनका वोट का अधिकार प्राप्त है, जिन्हें मताधिकार प्राप्त है, लेकिन जिसका दैनिक जीवन और कार्य करने की स्थितियां समानता से बहुत दूर हैं। जो उनका दैनिक जीवन है, जो रोजाना की दिनचर्या है और कार्य करने की स्थितियां हैं, उनमें असमानता से बहुत दूर है। जो समानता है वह बहुत दूर है। कैसे? निर्धन होने के अतिरिक्त भारत में लोगों को अन्य अनेक कारणों से असमानता का सामना करना पड़ता है। निर्धन तो है, गरीब तो है, उसके साथ साथ अनेक कारण और भी हैं जिनसे उनको असमानता का सामना करना पड़ता है। इसका आशय हम निम्नलिखित दो कहानियों पर पढ़कर करेंगे। आगे दो कहानियां बताई हैं, इनको पढ़कर हम समझेंगे। ये दोनों ही वास्तविक घटनाओं पर आधारित हैं और भारत में होने वाली विभिन्न प्रकार की असमानताओं के बारे में प्रकाश डालती हैं। जो कांता की कहानी है उससे अलग और सच्ची घटना आपके एग्जाम्पल दिया गया। इसमें दो घटनाएं सत्य पर आधारित दो घटनाएं हैं, उनके बारे में जो है समानता की जो दर्शाती है उसके बारे में बताया है। जैसे भारत में समानता प्रचलित असमानताओं में से एक है जातिगत अवस्था, जिसका अनुभव जो बच्चा जन्म लेता है उसी से उसको पता चल जाता है। भाई किस जाति में बच्चा पैदा हुआ है, उसको बचपन से ही
जो जातिगत असमानता है उसका उन्हें सामना करना पड़ता है। यदि आप ग्रामीण भारत में रहते हैं, गांव में रहते हैं, तो जातिगत पहचान का अनुभव शायद बहुत छोटी आयु में ही लग जाता है। जब आप गांव में रहते हैं और जो जातिगत असमानता है उसका जो अनुभव आपको उसके बारे में जो है बहुत छोटी सी आयु में ही आपको पता लग जाता है। यदि आप भारत के शहरी क्षेत्र में रहते हैं, शहर के अंदर रहते हैं, तो शायद यह सोचोगे कि लोग अब जात पात में विश्वास नहीं करते हैं। जैसा कि आप शहर के अंदर रहते हैं तो आपको ऐसा महसूस होगा कि जातिवाद तो वहां पर भी है, लेकिन आपको ऐसा महसूस होगा कि वहां पर जाति पाति बहुत कम है। परंतु जरा एक प्रमुख समाचार पत्र के वैवाहिक विज्ञापन के कॉलम को देखिए। एक समाचार पत्र के अंदर वैवाहिक जो विवाह का जो कार्यक्रम होता है, विवाह के लिए जो विज्ञापन प्रकाशित किया जाता है, तो आप उसमें क्या देखते हैं, तो आप पाएंगे कि उच्च शिक्षा प्राप्त शहरी भारतीयों के दिमाग में भी जाति कितनी महत्वपूर्ण है। जब आप इस विज्ञापन, वैवाहिक विज्ञापन जब आप देखते हैं किसी अखबार के अंदर, जो आप समझोगे जो पढ़े लिखे जो व्यक्ति हैं उनके अंदर भी, दिमाग के अंदर भी जो है जो असमानता है, जाति का असमानता कितनी व्याप्त है। वैवाहिक विज्ञापन कॉलम को देखिए तो आप पाएंगे कि उच्च शिक्षा प्राप्त जो शहर के अंदर जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको दिमाग में भी जातिगत असमानता कितनी महत्वपूर्ण है। आइए अब एक कहानी स्कूल जाने वाले एक दलित बच्चे के अनुभवों के बारे में पढ़ेंगे। जो एक गरीब बच्चा है, एक दलित बच्चा है जो निम्न जाति का है, उसके अनुभवों के बारे में पढ़ेंगे। दलितों के बारे में आप पहले ही पिछले वर्ष की पुस्तक में पढ़ चुके हैं। जो पिछले दलित शब्द का है, दबा कुचला होता है। दलित शब्द का अर्थ जो निम्न जाति का होता है, जिनको बड़ी दयनीय जीवन व्यतीत करना पड़ता है। तो आपने पिछली कक्षा में इसको, पिछले वर्ष की जो पिछली कक्षा है उसमें आप पढ़ चुके हैं। दलित एक ऐसा शब्द है जो निचली कही जाने वाली जाति के लोग स्वयं को संबोधित करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। दलित का अर्थ है कुचला हुआ या टूटा हुआ। इस शब्द का इस्तेमाल करके दलित यह संकेत देते हैं कि पहले भी उनके साथ में बहुत भेदभाव होता था और आज भी हो रहा है। पुराने समय में भी भेदभाव उनके साथ में होता था और आज भी हो रहा है। जैसा कि एक प्रसिद्ध जो दलित लेखक है, जैसा कि एक प्रसिद्ध जो दलित लेखक है, उसने अपनी जो आत्मकथा है उसके बारे में, जो जूठन आत्मकथा है उसमें लिखा। जैसे ओम प्रकाश वाल्मीकि एक प्रसिद्ध दलित लेखक हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि एक प्रसिद्ध दलित लेखक हैं। अपनी आत्मकथा जूठन में वे लिखते हैं कि स्कूल में दूसरों से दूर बैठना पड़ता था। ये पुराने समय की बात है कि वह पढ़ने जाता था तो स्कूल में उसे दूसरों से दूर बैठना पड़ता था, वह भी जमीन पर। और बेंचों बैठते थे या फर्श पर बैठते थे, उसको जमीन पर बैठना पड़ता था। अपने बैठने की जगह तक आते आते चटाई छोटी पड़ जाती थी। कभी कभी तो एकदम पीछे दरवाजे के पास बैठना पड़ता था, बिल्कुल पीछे दरवाजे के पास बैठना पड़ता था, जहां से बोर्ड पर लिखे अक्षर धुंधले दिखाई देते थे। जो अक्षर टीचर बोर्ड पे लिखता था, अध्यापक बोर्ड पे लिखता था, वे भी जो अक्षर उसको धुंधले दिखाई देते और अधिकतर उसको दिखाई भी नहीं देते थे। बोर्ड पर लिखे अक्षर धुंधले दिखाई देते थे। कभी कभी बिना कारण पिटाई भी कर देते थे। और टीचर जो थे कभी कभी बिना कोई कारण के उसकी पिटाई भी कर देते थे। जब वे कक्षा 4 में थे तो प्रधान अध्यापक ने ओम प्रकाश से स्कूल और खेल के मैदान में झाड़ू लगवाने के लिए कहा। कक्षा 4 की बात है, जब ओम प्रकाश वाल्मीकि कक्षा 4 में पढ़ते थे तो जो प्रधान अध्यापक थे वहां स्कूल के, उसने ओम प्रकाश वाल्मीकि को स्कूल और खेल के मैदान में झाड़ू लगाने के लिए कहा। वे लिखते हैं, लंबा चौड़ा मैदान होने के बावजूद, लंबा चौड़ा मैदान मेरे वजूद से कई गुना बड़ा था। मतलब जो मैदान था स्कूल का वहां पर, वह बहुत लंबा चौड़ा था और मैं छोटा सा बच्चा था, जिसे साफ करने के से मेरी कमर दर्द जिसे साफ करने से मेरी कमर दर्द करने लगती थी। धूल से चेहरा सिर अटका, जो चेहरा था वह धूल से अट जाता और सिर भी धूल से अट जाता था। मुंह के भीतर धूल घुस जाती
और जो मुंह के अंदर भी धूल चली जाती थी। मेरी कक्षा में बाकी बच्चे पढ़ रहे होते थे और मैं झाड़ू लगा रहा होता था। हेडमास्टर अपने कमरे में बैठ जाते थे और वहीं से मुझ पर निगाह लगाते थे, भाई यह काम कर रहा है, झाड़ू अच्छे से लगा रहा है नहीं लगा रहा है। पानी पीने तक की इजाजत नहीं दी जाती और इतने बड़े ग्राउंड में पूरी झाड़ू साफ लगाने के बाद में ही उसको पानी पीने की इजाजत दी जाती थी, पर पानी पीने की परमिशन दी जाती थी। पूरा दिन मैं झाड़ू लगाता रहता। स्कूल के कमरों की खिड़कियां, दरवाजों से मास्टरों और लड़कों की आंखें छिपाकर तमाशा देख रही होती। स्कूल के कमरों की खिड़कियां, जो स्कूल के कमरे थे वहां पर जो खिड़कियां लगी होती थी, दरवाजों से मास्टरों और लड़कों की आंखें छिपकर तमाशा देख रही होती और टीचर भी और लड़के भी जो है तमाशा जो वह काम कर रहा था उसको देख रहे होते थे। ओम प्रकाश से अगले 2 दिन तक स्कूल और खेल का मैदान में झाड़ू लगवाई जाती थी। यह क्रम तभी रुका जब उधर से गुजरते हुए उसके पिताजी ने बेटे को झाड़ू लगवाते हुए देखा। मतलब उससे झाड़ू लगवाई जाया करती और यह काम करने का सिलसिला कब रुका, जब उधर से उसके ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिताजी जो वहां से गुजर रहे थे अपने बेटे को झाड़ू लगाते हुए देखा। उन्होंने शिक्षकों पर, जो वहां के अध्यापक थे, उनका साहसपूर्वक निडरता से सामना किया और ओम प्रकाश का हाथ पकड़कर स्कूल से बाहर जाते हुए ऊंचे स्वर में, जोर से बोले, गुस्से में बोले, ऊंचे स्वर में सबको सुनाते हुए कहा, मास्टर हो इसलिए जा रहा हूं, पर इतना याद रखिए मास्टर यो नहीं पढ़ेगा किसी मदरसे में, यह नहीं पढ़ेगा किसी मदरसे में, किसी स्कूल में, और यो ही नहीं इसके बाद और भी आवेंगे पढ़ने को। मतलब मैं तो इसको ले जाता हूं और भी जो आएंगे तो इसी प्रकार यहां पर पढ़ने को। तो ये तो थी ओम प्रकाश वाल्मीकि, कैसे स्कूल के अंदर उसको भेदभाव का सामना करना पड़ता था। इसी प्रकार एक दूसरी कहानी और है, उसमें भी ये तो थी आपकी, इसके अंदर जो जातिगत असमानताएं थी। अब एक दूसरी जो कहानी है, दूसरी कहानी में ऐसी घटना पर आधारित है जो भारत के एक बड़े शहर में घटी, जो एक बहुत बड़ा शहर है भारत का, एक आधुनिक शहर है, उसमें घटी और देश के अधिकांश भागों में ऐसा एक सामान्य बात है। यह कहानी श्री और श्रीमती अंसारी की है, जो शहर में किराए पर एक मकान लेना चाहते हैं। श्री और श्रीमती अंसारी के जो शहर में किराए पर एक मकान लेना चाहते हैं, वे पैसे वाले थे, उनके पास, वे अमीर आदमी थे, पैसे वाले थे, इसलिए किराए की कोई समस्या नहीं थी, इसलिए वे आसानी से किराया चुका सकते थे। वे मकान ढूंढने में मदद लेने के लिए प्रॉपर्टी डीलर के पास गए, भाई आसानी से कहीं ढूंढना ना पड़े, भटकना ना पड़े, इसलिए वे आसानी से जो है एक प्रॉपर्टी डीलर से मिले। डीलर ने उन्हें बताया कि वह कई मकानों, जो खाली मकान है उनके बारे में जानता है। प्रॉपर्टी डीलर होता है जो जमीन लेने और देने का काम जो करता है। तो उसने कहा कि मैं बहुत सारे ऐसे खाली मकानों के बारे में जानता हूं जो किराए पर मिल सकते हैं। वे पहला मकान देखने गए। अंसारी दंपत्ति को मकान बहुत अच्छा लगा, उन्होंने मकान लेने का निर्णय बना लिया। उसने पहला मकान जो दिखाया वह उन दंपत्ति, जो अंसारी दंपत्ति थे, उनको बहुत अच्छा लगा और मकान लेने का उन्होंने अपना निर्णय बना लिया। मकान भाई उन्हें सोचा भाई हम यही मकान लेंगे। फिर जब मकान मालिक ने उनके नाम पूछे तो वे बहाने बनाने लगे कि वो मांसाहारी लोगों का मकान नहीं दे सकती, क्योंकि उस बिल्डिंग में कोई भी मांसाहारी व्यक्ति निवास नहीं करता। प्रॉपर्टी डीलर और अंसारी दंपति दोनों ही यह सुनकर आश्चर्यचकित रहे, मतलब हैरान हो गए, क्योंकि पड़ोस से मछली पकने की जो गंध थी वह आ रही थी। उसके सामने उस दूसरे और तीसरे मकानों में भी जो उन्हें पसंद आए थे वही बहाना दुरागा। इस मकान देखने के बाद वे अन्य मकानों के पास दूसरा, तीसरा, चौथा मकान देखा तो उनमें सभी में यही बहाना दुराएगा, यही बात दुराई गई। अंत में प्रॉपर्टी डीलर ने सुझाव दिया कि क्या वे अपना नाम बदलकर श्री और श्रीमती कुमार रखना चाहेंगे। उन्होंने प्रॉपर्टी डीलर ने कहा भाई आप अपना जो नाम बदल करके श्री और श्रीमती कुमार रखें। अंसारी दंपति ने
ऐसा करने के इच्छुक नहीं थे। उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया। इसलिए उन्होंने कुछ और मकान देखने का निश्चय किया। अंत में लगभग 1 महीने ढूंढने के बाद एक मकान मालिकिन मिली जो उन्हें किराए पर मकान देने के लिए तैयार हुई। तो इसमें हमने देखा ये भेदभाव जो असमानता है हमारे समाज में, जातिगत लगा लो आप, धर्म पर लगा लो, इस तरह की जो असमानताएं हैं हमारे समाज में, हमारे देश में आज भी व्याप्त हैं। इसी प्रकार हम अगला टॉपिक करेंगे। ये तो थी हमारी जो समाज में फैली जो घटनाएं हैं इनके बारे में। फिर अगला है मानवीय गरिमा का मूल्य, मतलब मानव की जो खुद की जो गरिमा है, जो उसके महत्व, उसके मूल्य के बारे में बात करेंगे। अब आप समझ गए होंगे कि प्राय कुछ लोगों के साथ असमानता व्यवहार बस इस कारण होता है कि उसका जन्म किस जाति, लिंग, धर्म में हुआ है और वे उच्च वर्ग के हैं या मध्यम वर्ग या निम्न वर्ग के हैं। अब आप समझ गए हैं कि प्राय कुछ लोगों के साथ असमानता का व्यवहार बस इस कारण होता है कि उनका जन्म किस जाति, धर्म या लिंग में हुआ है। जो जातिगत जो असमानताएं हैं वे किस कारण जो है उनको सामना करना पड़ता है। जो असमानताओं का भाई जाति है, धर्म है, लिंग में किस में उसका जन्म हुआ है, वे उच्च वर्ग के हैं या मध्यम वर्ग के या निम्न वर्ग के हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी परिवार के साथ असमानता व्यवहार जातिगत और धर्म आधारित था। हमने जो पिछली कक्षा में पढ़ा, जो ओम प्रकाश वाल्मीकि का जो कहानी हमने पढ़ी उसमें जातिगत असमानता, और अंसारी परिवार की जो हमने कहानी पढ़ी उसमें धर्मगत जो कारणों के थे, धर्म के कारण जो उनको मकान वहां पर नहीं मिला, तो हमने इसके बारे में पढ़ा। जब लोगों के साथ असमानता का व्यवहार होता है, असमानता का भेदभाव उन्होंने सहन करना पड़ता है, तो उनके सम्मान को ठेस पहुंचती है। ओम प्रकाश वाल्मीकि तथा अंसारी दंपति के साथ किए गए व्यवहार के कारण उनकी गरिमा को ठोस पहुंची। ओम प्रकाश वाल्मीकि को उसकी जाति के कारण स्कूल में झाड़ू लगवाना, शिक्षकों और बच्चों के उनके सम्मान को बुरी तरह से आहत किया और उन्हें महसूस कराया कि वे विद्यालय के अन्य छात्रों के समान नहीं है, उनसे कमतर हैं। बच्चाओं ने कारण ओम प्रकाश वाल्मीकि स्वयं इस बारे में अधिक कुछ नहीं कर सके, किंतु जब उनके पिता ने बेटे को झाड़ू लगवाते देखा तो उन्हें इस असमान व्यवहार पर क्रोध आया और उन्हें शिक्षकों के समक्ष विरोध प्रकट किया। जब लोगों ने अंसारी दंपति को मकान किराए पर देने से इनकार कर दिया तब उसके सम्मान में ठेस पहुंची। फिर जब प्रॉपर्टी डीलर ने उन्हें नाम बदलने का सुझाव दिया तब उनके आत्म सम्मान ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। उन्होंने यह सुझाव को ठुकरा दिया। ओम प्रकाश और अंसारी दंपति के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। वे उनके सम्मान और उनकी गरिमा के हकदार थे, क्योंकि वे समान व्यवहार और सम्मान और गरिमा के सही हकदार थे जो अन्य व्यक्ति को मिली है। जो आजादी, जो सुंदरता, जो समानता अन्य लोगों को मिली है, वही जो अंसारी दंपति और ओम प्रकाश वाल्मीकि को मिलनी चाहिए थी। आज का टॉपिक हम यहीं तक करेंगे। हम अगली वीडियो में ये पूरा लेसन करेंगे, तो इसके कुछ क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, देख लेते हैं। चलो बच्चों, इस पाठ जो हमने ये पाठ पढ़ा है इसके अभ्यास के जो 1-2 क्वेश्चन हम कर लेते हैं जो हमने पढ़ा उस पाठ के अंदर से जो आए हैं। जैसा कि प्रश्न नंबर 1 है, लोकतंत्र में सार्वभौमिक वैश्विक मत अधिकार क्यों महत्वपूर्ण है, इसके बारे में बात करेंगे। तो हमने पीछे देखते हैं, ये रहा आपका मताधिकार की समानता इस पाठ में। तो सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार क्यों महत्वपूर्ण, इसमें ये देखना है। यहां से भारत जैसे एक लोकतांत्रिक देश में सब वयस्कों को मत देने का अधिकार है, चाहे उसका धर्म कोई भी हो, शिक्षा का स्तर कोई भी हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे वह किसी भी धर्म का, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो, या जाति, चाहे उच्च जाति का, निम्न जाति का, मध्यम जाति का, कुछ भी हो, वह अमीर हो या गरीब हो। जैसा कि आप पिछले वर्ष की पुस्तक में पढ़ चुके हैं, इसको सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार कहा जाता है। यह लोकतंत्र का आवश्यक पहलू है और समानता के जो विचार पर आधारित है।
और यह घोषित करता है कि हर वयस्क स्त्री पुरुष चाहे उसका आर्थिक जाति धर्म कुछ भी हुआ एक वोट का अधिकार प्राप्त करता है। तो यहां से इसको यहां तक अपना क्वेश्चन बन जाएगा। इसको देखना है आपने, इसको लिखना है, आगे देखना है। बॉक्स में दिए गए संविधान के अनुच्छेद 15 के अंश को पुनः पढ़िए और दो ऐसे तरीके बताए जिन्हें यह अनुच्छेद समानता को दूर करता है। हम यह प्रश्न कल वाले टॉपिक में जो अगली वीडियो बनाएंगे उसके अंदर आएगा, इसको हम छोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि का अनुभव अंसारी दंपति के अनुभव को किस प्रकार मिलता है। जो थर्ड क्वेश्चन है आपका, ये भी आपकी किताब में हमने इससे अगला ही पेज पर अन्य प्रकार की समानता है, इसके अंदर ये बताया गया है ओम प्रकाश जो वाल्मीकि की है जो ये कहानी, और इसके अगले पेज पर ये अंसारी दंपति की जो दूसरी कहानी है, यहाँ से इसको देखना है। तो इसके बारे में आपको मोटे तौर पर बता देता हूँ, ये तुम अपने आप किताब में देख लेना। ओम प्रकाश वाल्मीकि का अनुभव अंसारी दंपति से किस प्रकार मिलता था। जैसे ओम प्रकाश वाल्मीकि हमने जो उनकी आत्मकथा जोठन में हमने पढ़ा, भाई कैसे वह स्कूल में दाखिला लेता है, कैसे उसने भेदभाव का सामना करना पड़ता है, कैसे झाड़ू लगानी पड़ती है, सारा शरीर धूल से हट जाता है, पानी पीने के लिए भी उसको छुट्टी नहीं दी जाती। तो ऐसे, और कक्षा में पिछली लाइन पे बैठना पड़ता है जहाँ से बोर्ड के अक्षर भी धुंधले दिखाई देते हैं। तो यह प्रक्रिया उनको बार बार करनी पड़ती है। तो उसने अपनी कहानी में देखा, और बाद में लास्ट में जब क्या होता है, उसके पिताजी वहां से गुजर रहे होते हैं, और वहां से गुजर रहे होते तो उन्होंने देखा भाई ये लड़का बच्चा उसका झाड़ू लगा रहा है। तो वह स्कूल के अंदर जाता है और साहसपूर्ण जो टीचरों का सामना करता है, उनको धमकाता है और अपने बच्चे को वहां से ले जाता है। जो अनुभव जो चौथी कक्षा में जो उन्होंने ऐसा अनुभव ओम प्रकाश वाल्मीकि ने किया, वह जाति आधारित जो है भेदभाव था। इसी प्रकार जो अंसारी दंपति का हमने पढ़ा, जो मुस्लिम समाज से थे, उन्होंने जो वह किसी शहर में चले जाते हैं, मकान किराए पर लेने, उनके पास पैसे की कमी नहीं थी, वे मकान किराए पर लेना चाहते थे, लेकिन उनको मकान किराए पर नहीं दिया जाता था, क्योंकि वे अलग धर्म से थे। लोगों की धारणा थी भाई इस धर्म वाले जो है मांस खाते हैं या अलग धर्म के हैं, तो उसको मकान देने से इनकार कर दिया। वे प्रॉपर्टी डीलर वाले से टकराए, उनसे मिले, भाई हमारे को मकान दिलाए। उन्होंने 5-4 मकान देखे, 5-7 मकान देखे, उन्होंने ऐसा उनको बाद में जो है नहीं मिला। फिर जो प्रॉपर्टी डीलर ने उनको अपना नाम बदलने के लिए कहा, तो उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया, और बहुत ढूंढने पर 1 महीने के बाद जो उनको मकान किराए पर मिला। तो ये तो उनकी कहानी थी, ये आपस में ही मिलती जुलती है। तो ये कहानी इस प्रकार हम कह सकते हैं, ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी दंपति का जो अनुभव था वह एक प्रकार से मिलता हुआ। तो आपने ये शब्दों में लिखनी है। कानून के सामने सब व्यक्ति बराबर है, इस कथन से आप क्या समझते हैं? आपके विचार में यह महत्वपूर्ण क्यों? यह प्रश्न भी अगली वीडियो में आएगा, इसके बारे में थोड़ी डिस्कस कर लेते हैं। कानून के सामने सब व्यक्ति बराबर है। हमने बार बार अब भी पढ़ा है, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर जो बातें हमने पढ़ी, जो है समानता के बारे में हमने पढ़ा। लेकिन हमारा कानून जो है, कानून क्या कहता है? कानून के सामने सभी व्यक्ति बराबर है, चाहे देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे देश का आम झोपड़ी में रहने वाला व्यक्ति हो, सब कानून के सामने व्यक्ति बराबर है। चाहे कोई ऑफिसर हो, चाहे किसी घरेलू घर के अंदर जो है नौकरी करने वाला है, सभी जो है समान है। जाति धर्म लिंग जाति स्त्री पुरुष के बिना कोई भेदभाव के इसमें भारत देश के अंदर रहते हैं। तो ये अगली वीडियो में हम इसको देखेंगे। तो ये आपके ये क्वेश्चन है, 2 आपने करने हैं, इनको अपनी कॉपी में देखना है और ये काम करके अपना व्हाट्सएप करना है, संवत्सर वाले नंबर पे कर देना। और अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।